Students, how are you? You are welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल। आज का असाइनमेंट नंबर 12th आर्ट्स के अंदर 63 12th आर्ट्स बोथ मीडियम्स हिंदी एंड इंग्लिश। टॉपिक रहेगा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लेसन नंबर 9 से। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे कि ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था होती है। जैसे कि हमारे देश के अंदर संघीय शासन व्यवस्था बहुत ही बड़ी इकाई के रूप में काम करती है, लेकिन उससे हमारे पूरे देश का प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इस वजह से उसके एक विकल्प के तौर पर समझिए, या सेंट्रल लेवल पे जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है उसको सहयोग देने के लिए प्रांतीय स्तर पे प्रशासनिक व्यवस्था को चयन किया गया है, उसको लागू किया गया है। ठीक इसी तरीके की व्यवस्था मुगल साम्राज्य में भी लागू थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर किस तरीके का सिस्टम होता था आप देखिएगा। सबसे पहले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सूबाज, सबसे बड़ी इकाई के तौर पे सूबाज को इसके अंदर जगह दी गई थी। बड़े बड़े क्षेत्रों को सूबा बोला जाता था, राज्य की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। इसके अंदर बड़े पदाधिकारी होते थे, दीवान, बख्शी और सदर। ये तीनों ही जो पदाधिकारी थे इसके अंदर मेन अहम रोल अदा करते थे। हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था गवर्नर, तो ये होते थे पदाधिकारी, ये सहयोग देने के लिए होते थे। और ये गवर्नर होता था, वो इस प्रोविंस का हेड होता था, सूबे का हेड होता था। उसके बाद सूबे का प्रशासन इस तरीके से आगे बढ़ जाता था, और जो प्रशासनिक व्यवस्था को आगे और ज़्यादा डिवाइड किया गया था। सूबाज वाज डिवाइड इनटू सरकार्स, सूबों को बांट करके और सरकार के अंदर डिवाइड किया गया। सूबाज यहाँ पे वर्क कर सकते हैं हम, WERE, सूबाज वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स। ये भी सरकार एक सूबा से छोटी इकाई होती थी, इसके रूप में इसको बांट दिया जाता था। ये भी सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। सरकार को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता था। डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी होती थी वो फौजदार निभाते थे। फौजदार, डिस्ट्रिक्ट हेड होता था फौजदार। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट को भी परगनों में बांटा गया था, सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम। इसके अंदर परगनों में बांटा जाता था। इसके जो मुख्य पदाधिकारी होते थे कानूनगो, चौधरी और काजी। अब यहाँ पे 3 पदाधिकारियों के नाम हमारे सामने आए। तो इसके अंदर कानूनगो का काम होता था कि रिकॉर्ड तैयार करना, रिवेन्यू रिकॉर्ड तैयार करना। उसके बाद चौधरी का काम होता था कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू का, राजस्व का कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। काजी न्याय प्रियता के लिए काम करते, न्यायाधीश का काम करते थे। और इनके सहयोग के लिए एक और भी आगे इकाई काम करती थी, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स। ये तीनों ही इन्हीं का सहयोग करते थे। जितने भी पदाधिकारी जैसे परगना, कानूनगो है, चौधरी है, काजी है, इनके सहयोग के लिए आगे क्लर्क, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में क्लर्क लगाए जाते थे, अकाउंटेंट लगाए जाते थे, ऑडिटर्स लगाए जाते थे, संपादक वगैरह का काम चलता था। तो ये था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी इकाई के रूप में सूबा। सूबा के बाद के अंदर जैसे इनका हेड सूबा का जो था गवर्नर होता था, ये बड़े पदाधिकारी दीवान, बख्शी, सदर। सूबाओं को आगे बांटकर सरकार में बांटा गया, सरकार को बांट के डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेदारी फौजदार को दी गई। फिर परगना डिवाइड किए गए, परगना के मेन हेड रखे गए कानूनगो, चौधरी और काजी। इन तीनों के काम अलग अलग थे। कानूनगो क्या करता था, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार करता था, रिटर्न रिकॉर्ड उसके पास में कि किसका कितना राजस्व बनता है, जिससे जितना भी, जैसे किसान जितनी भी ज़मीन बोता था तो उसका कितना उसको पैसा देना होगा, वो रिकॉर्ड तैयार करता था कानूनगो। चौधरी का काम होता था कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, राजस्व को कलेक्ट करना, और काजी न्यायाधीश का काम करते थे। इनके सहयोग के लिए क्लर्क, अकाउंटेंट और ऑडिटर्स भी अपनी भूमिकाएं अदा करते थे। अब इसके बाद हम आते हैं टॉपिक नंबर 2, कोर्ट हिस्टोरियंस। यहाँ पे हम व्यवस्था देख रहे हैं। जो टॉपिक नंबर 2 है, इसके अंदर हम इतिहास को, मुगल साम्राज्य के इतिहास को किस किस तरीके से, मतलब हम
जान सकते हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। इसके अंदर कोर्ट हिस्टोरियंस की बात आती है। दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार सिर्फ काम करते थे, तो किसके लिए काम करते थे? यहाँ पे बताया गया है कि दरबारी इतिहासकार सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसके इर्द गिर्द उनका सारा काम, उनका लेखा जोखा वहीं तक सिमट कर रह जाता था। कोर्ट इतिहासकार इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करते थे कि जो सम्राट है या राजा है उसके बारे में ही, उसकी प्रशंसा के विषय में, उसकी प्रजा के साथ में कैसे संबंध है, उस समकालीन परिस्थितियाँ कैसी हैं, किन किन राजाओं के साथ संबंध है, वही बताने की कोशिश करते थे दरबारी इतिहासकार। और मेनली इनका वो था कि शाही जो शासन है उसके बारे में ही लिखना, आम जनता के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं देते थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे क्रमानुसार जो घटना पहले घटी है उसका पहले विवरण, जो घटना बाद में घटी उसका बाद में विवरण। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रमानुसार रिकॉर्ड या उसका आलेख तैयार करना, रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। ये भी कोर्ट हिस्टोरियंस करते थे या फिर इतिवृत्त लिखने वाले, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखने वाले, इतिवृत्त लिखने वाले, वो भी इसी तरीके का इवेंट होता है उसके अंदर कि घटनाओं का क्रमवार सारा रिटर्न रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इसके बाद काम आता था पिक्चोरियल इमेजेस का। पिक्चोरियल इमेजेस होती थी, रंगीन चित्र बनाए जाते थे, वो पेंटर्स का काम होता था। तो इनको पुस्तकों के अंदर रंगीन चित्र बनवाते थे। बहुत जगह ऐसी होती थी जैसे अकबरनामा है या बादशाहनामा है, आलमगीरनामा है, इन सभी पुस्तकों के अंदर जगह जगह पे शासकों के चित्र भी बनाए गए थे। रंगीन चित्र बना करके उसको आकर्षक रूप दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ पाएँ। इसके बाद सिमिलरिटी बिटवीन कोर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ एम्परर। अब इन इतिहासकारों को सिर्फ इतनी सोच ये लोग रखते थे, उनकी विचारधारा मेनली यही थी कि अगर दरबार के बारे में हम लिखें, मुगल दरबार के विषय में, या फिर सम्राट के इतिहास के बारे में लिखें तो बात तो एक ही है। लेकिन इनका मतलब इसमें कोई अंतर नहीं समझते थे कि मुगल दरबार में और सम्राट के अंदर कोई अंतर है, वो लोग नहीं समझते थे। वो तो यही समझते थे एम्परर के बारे में लिख रहे हैं तो दरबार के बारे में लिख रहे हैं, दरबार के बारे में लिख रहे हैं तो एम्परर भी उसमें शामिल है, वो अलग से नहीं है। इसके बाद है लैंग्वेज। इसके अंदर भाषा, फारसी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। हालांकि दूसरी संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, इनका भी प्रचलन था उस समय, लेकिन फारसी भाषा को इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब जितना भी रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है तो ज़्यादातर फारसी भाषा के अंदर अवेलेबल मिलता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल प्रशासन की हमें जानकारी कैसे होती है तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अभिलेखों से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में किस शासक ने कब से कब तक शासन किया, उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, उसने कौन कौन से युद्ध जीते। जैसे कलिंग युद्ध का विवरण हमें जैसे अभिलेखों से पता चलता है, और वो उड़ीसा के क्षेत्र में लड़ा गया था, अशोक महान ने उस युद्ध को जीता था। इस तरीके से हमें अभिलेखों के बारे में देखने से मुगल साम्राज्य के जो जितने भी प्रशासक हुए हैं, शासक हुए हैं, उनका हमें जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास में ये जो है हम कह सकते हैं इसको एक जो क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, ये भी हमारे पास में एक स्रोत है। इन घटनाओं का जो विषयवार और क्रमानुसार जो विवरण देखने को मिल जाता है। एक इतिवृत्त होते हैं, एक इसके अलावा विदेशी जितने भी यात्री हुए हैं उन्होंने विदेशी वृत्तांत लिखे हैं, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो ट्रैवलर्स अकाउंट हम बोल सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे शासक भी हैं जो हमारे अपने यहाँ के शासक, मतलब देसी लोग थे, उन्होंने भी यहाँ की जानकारियों के बारे में उल्लेख किया है। सिक्कों पर भी जानकारी मिलती है, मुद्राओं पर भी जानकारी मिलती है, विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकों के विषय में भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इससे पता चलता है समकालीन समाज के अंदर किस तरीके के रिवाज उस समय प्रचलन में थे। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एलाइट इन मुगल एम्पायर। इस एम्पायर शब्द को दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एलाइट इन मुगल एम्पायर, कि मुगल साम्राज्य के अंदर विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली विशेषता एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स।
एथनिक का मतलब होता है नृजातीय या नस्ल के आधार पर वे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी सेना के अंदर शुरुआत में ईरानी और अफ़गान के तुर्क लोगों को, सरदारों को ज़्यादा जगह दी, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे यहाँ के राजपूत और मुसलमानों को भी अपनी सेना के अंदर बड़े पदाधिकारी पद पर नियुक्त किया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो उनकी सेना के अंदर बड़े पद पे नियुक्त होने वाला आम्बेर का राजा बहरमल था, जिसकी बेटी के साथ में अकबर ने शादी की थी। यहाँ हम एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर ये बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में ईरानी, जिनको हम सफ़ाविदों कह सकते हैं, सफ़ावियों कह सकते हैं, या फिर इनको हम जो धार्मिक रूप से ख़ास तौर पे सभी मोहम्मडन्स थे, क्योंकि उस समय भारत के अंदर मुस्लिम समाज का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। हमारे देश में मुस्लिम समाज का प्रचलन बाद में ज़्यादा हुआ है जब से मुग़ल साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ है। यानी 1526 बाबर का जब अटैक हुआ इंडिया में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय, तो उसी समय ये जो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर इन्होंने भेदभाव करने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन बाद में अकबर जैसे महान शासक ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, इन्होंने धार्मिक भेद इतना नहीं रखा। इन्होंने सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को अपने बड़े पदों पर नियुक्ति प्रदान की। और इससे साफ जाहिर होता है कि मुग़ल भी सिर्फ मुस्लिम समाज को ही नहीं, अलग अलग धर्मों के लोगों को भी समानता की नज़र और भाईचारे की नज़र से देखते थे। इसके बाद एलाइट रिलेटेड टू इंडिया, हमारे अपने देश में एक अभिजात तबका था, और उस अभिजात तबके के अंदर मोस्टली राजपूत समुदाय का नाम सबसे आगे आता है। इसमें राजपूत समुदाय के अंदर इन्होंने राजपूत और मराठा लोग, जो कि हमारे यहाँ के मूल अभिजात वर्ग के अंदर शामिल होते थे, इन लोगों ने क्या किया कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने पूरा अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए और अपने आप को साबित करके दिखाया। तो अकबर भी इनके योगदान से, इनकी वीरता से प्रभावित होकर के इनका सम्मान करने लगा। इसके बाद आगे आता है ईरानियन एंड मराठास। ईरानी लोगों को अब भी, चाहे बेशक कितना भी समय हो गया हो मुग़ल साम्राज्य को, मुग़ल साम्राज्य के जब समाप्त होने से पहले तक ईरानी बहुत भारी संख्या में बड़े पदों पर नियुक्त थे। बाबर के साथ भी आए थे, हुमायूं के साथ भी आए थे, लेकिन बाद में मुग़ल शासकों के शासन में भी वो आते रहे, और उनको कम से कम 33% ऐसे अधिकारी थे जिनका संबंध ईरान से था। इससे पता चलता है कि वे ईरानियों को कितना ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि ये इनका अपना मूल निवास क्षेत्र था, यहाँ से बिलोंग करते थे, इस वजह से अपने वहाँ की नस्ल को पसंद करते थे। मराठा लोगों को भी इन्होंने उनका वाजिब हक प्रदान किया। अब इससे आता है, आगे आता है मनसब। मनसबदार, दो तरीके से इनकी पहचान होती थी। एक मनसबदार को जात और सवार दो तरीके से पहचान सकते थे। जात का मतलब होता था कि उसको वेतन कितना मिलता है, और सवार का मतलब होता था मनसबदार को कितने घुड़सवारों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मनसबदार का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके अंदर हमने तीसरे पॉइंट जो हेडिंग है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एलाइट इन मुग़ल एम्पायर के अंदर मुग़ल साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं में नस्ल और धार्मिक समूह, इस आधार पे किस तरीके से उन्होंने भेदभाव किया, बाद में उस भेदभाव को दरकिनार किया, वो बताया है। भारत से संबंधित जो मूल जो एलाइट वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उसके बारे में चर्चा की गई है। यहाँ ईरानियों के साथ में मुग़लों के संबंध और मराठा लोगों के साथ में संबंध को उजागर किया गया है, और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मनसब शब्द का अर्थ बताया, और मनसबदार होता क्या था उसके बारे में बताया। इसके अंदर मनसब में दो शब्द आते हैं, एक जात और एक सवार। जात जो है यह उसके वेतन को प्रकट करता है, उस मनसबदार के वेतन को, कि वेतन कितना मिलता है। जितना ज़्यादा वेतन इतना ही मनसबदार बड़ा है, जितना कम वेतन उतना ही मनसबदार छोटा है। इस तरीके से दूसरा जो तरीका था सवार। सवार का मतलब था कि जो कितने उसको घुड़सवारों की मनसबदार को ज़रूरत है, तो ये इस बात को इंगित करता था। तो यहाँ पे तीनों टॉपिक हमने क्लियर किए। पहले में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे के अंदर मुग़ल साम्राज्य की कुछ विशेषताओं के अंदर प्रशासन की जो विशेषताएं हैं, या मुग़ल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी इसके अंदर वर्णन की गई है। तीसरे के अंदर बताया गया कि मुग़ल साम्राज्य की कुछ विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा की गई है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आपको आगे
जो 20 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 2 और 3 ये दोनों लेसन से आपके हिस्ट्री के अंदर आपका पेपर आएगा। 2nd और 3rd चैप्टर से इसके अंदर वही सेम 20 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स आपको करने को मिलेंगे। और आपको जो भी किसी तरह की क्वेरीज़ हैं तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।